समझेंगे मोमेंटम के बारे में। ये मोमेंटम क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम? और एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ इस मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने आपको विंडो दिखाई दे रहा है, ये विंडो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दो बॉल्स है। देखो, एक आपका ये क्रिकेट बॉल है और यहाँ पर ये आपका एक टेनिस बॉल है, ठीक है, बैडमिंटन बॉल है आपका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों बॉल को इस खिड़की पे, इस विंडो पे फेंकूंगा और देखूंगा कि कौन से बॉल का स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, कौन से बॉल का ताकत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन दोनों बॉल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि जो बॉल है सबसे पहला वाला क्रिकेट बॉल, उसका मास है 200 ग्राम, ठीक है, ये जो क्रिकेट बॉल है ये 200 ग्राम्स का है, ठीक है। और ये जो आपको बैडमिंटन बॉल दिख रहा है, ये टेनिस बॉल जो आपको दिख रहा है, ये बॉल का मास है आपका 50 ग्राम, ठीक है। इस बॉल का मास क्या है आपका 50 ग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों बॉल को इस खिड़की पे फेंकूंगा, लेकिन एक बात है, मैं दोनों बॉल्स को खिड़की पे फेंकूंगा पर सेम वेलोसिटी के साथ। किसके साथ? सेम वेलोसिटी के साथ। तो मान लेते हैं मैंने क्रिकेट बॉल को इस विंडो पे फेंका 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। और मैंने ये नोटिस किया कि ओहो, फुट गया, ग्लास फुट गया, ठीक है, खिड़की टूट चुकी है। ओके, अब मैं काम करता हूँ ना, अब मैं इस टेनिस बॉल को भी ना इस खिड़की में फेंकता हूँ सेम वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। और ये मैं फेंक दिया और ये बॉल ओ ओ नहीं टूटा, हल्का था ना, कैसे टूटेगा। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल में क्या समझा? आपने यहाँ पर यह समझा कि क्रिकेट बॉल को जब मैं 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस खिड़की पे फेंकता हूँ तो खिड़की जो है वो टूट जाती है। बट वहीं पे मैं इस हल्के बॉल को, इस टेनिस बॉल को खिड़की के ऊपर सेम वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकता हूँ तो ये जो बॉल है, ये बॉल उस खिड़की को तोड़ नहीं पा रही। तो यहाँ पर आपको ये समझा कि जो क्रिकेट बॉल है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, उसकी ताकत ज्यादा थी, और ये जो टेनिस बॉल है इसकी ताकत कम पड़ गई, इसकी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है। ये आपको समझ में आया? तो क्रिकेट बॉल की ताकत ज्यादा क्यों थी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों थी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि उसका मास ज्यादा था? सही बात है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि अगर जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। यहाँ पर क्रिकेट बॉल का मास टेनिस बॉल के कंपैरिजन में ज्यादा था, इसलिए क्रिकेट बॉल का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, है ना। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास पे, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। मुझे बताओ, ये आपको समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, पर मुझे क्या करना है, मुझे तो इस 50 ग्राम के बॉल से इस खिड़की को तोड़ना है, कुछ भी हो जाए मैं तो इस खिड़की को तोड़ के रहूंगा, आज ये खिड़की बचेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस जो बॉल है, ये जो बॉल, इसका स्ट्रेंथ तो उतना ज्यादा है नहीं क्योंकि इसका मास कम है। तो मैं काम करता हूँ ना, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ कि ये खिड़की टूटेगी कि नहीं, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि नहीं। अगर ये खिड़की टूट गई इसका मतलब इस बॉल का स्ट्रेंथ ज्यादा है, सही बात है। तो मैं काम करता हूँ ना, इस बॉल को बहुत हाई स्पीड के साथ, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इस विंडो पे फेंकता हूँ और देखता हूँ कि अब खिड़की टूटती है कि नहीं। अगर खिड़की टूट गई मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये मैंने फेंक दिया। ओ ओहो, यस, आई एम सक्सेसफुल, मिशन पास्ड। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने टेनिस बॉल को बहुत ज्यादा वेलोसिटी से विंडो पे थ्रो किया तो अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई क्योंकि विंडो टूट चुकी है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि जो स्ट्रेंथ है वो तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। मतलब अगर किसी बॉडी का मास कम है और मैंने उसका वेलोसिटी बढ़ा दिया तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया? मतलब अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? मतलब स्ट्रेंथ और वेलोसिटी भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। स्ट्रेंथ और वेलोसिटी भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गया? पक्का? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी के भी। तो स्ट्रेंथ जो है वो मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्रिकेट बॉल के एग्जांपल से समझ में आया। और जो स्ट्रेंथ है वो वेलोसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये टेनिस बॉल के एग्जांपल से समझ में आया। तो इतनी बातें आपको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं है? अभी हम लोग मोमेंटम समझेंगे, ठीक है। बट ये जो मैंने खिड़की तोड़ा जिस अंकल का, कहीं वो अंकल ना आ जाए। अरे भाई अंकल है, भागो। तो चलो, मेरी जान तो बच गई, मैं तो भाग गया वहां से। लेकिन हमको दो चीज समझ में आ गया उस एग्जांपल से। सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास के, और जो स्ट्रेंथ है किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी के, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, है ना, बाय कंबाइनिंग, तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि जो मेरा स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास के भी और वेलोसिटी के भी। सही बात है, जो मेरा स्ट्रेंथ है वो मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
m इंटू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये चीज क्लियर रहेगा? पक्का? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके। नाउ मैंने आपको समझाया है कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को किस तरह से हटाया जाता है ना। तो मुझे यहाँ पे रूल याद है, मेरा मंत्र याद है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ और कांस्टेंट से करो मल्टीप्लाई, है ना। तो मैंने यहाँ पे वही किया, मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है और देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया। किसे? प्रोपोर्शनलिटी के साइन के आगे जो चीज रहेगा उससे। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन के आगे m इंटू वी था, तो मैं m इंटू वी के साथ में इस k को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू k इंटू m इंटू वी। अभी k तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, इस k की वैल्यू 1 हो गई, तो मेरा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया? मुझे यहाँ पे ये समझ में आया कि किसी भी बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, किसी भी बॉडी का जो ताकत है, वो m इंटू वी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? m इंटू वी पे डिपेंड करता है। और ये m इंटू वी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो आज के बाद कोई आपसे पूछा कि भैया बता मोमेंटम क्या होता है, तो आपको ये बोलना है किसी भी बॉडी का स्ट्रेंथ जो होता है ना, जब वो बॉडी मोशन में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। अगर कोई बॉडी है जो कि मोशन में है, तो उसके पास कुछ स्ट्रेंथ होगा, जब वो किसी को हिट करेगी तो जिसको हिट करेगी उसकी हालत खराब हो जाएगी उसके पास, क्योंकि कुछ क्या है? स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोमेंटम। तो अगर मैं एक वर्ड में मोमेंटम के बारे में आपको बताना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम। आई होप आपको मोमेंटम समझ में आ गया होगा। बट सर एग्जाम में अगर मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? आंसर इज नो। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको टेक्सचुअल डेफिनेशन लिखना है। तो मैं आपको बताता हूं आपको किस तरह से लिखना है एग्जाम के अंदर। आपको एग्जाम में डेफिनेशन कुछ इस तरह का लिखना है, मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। देखो ना, m इंटू वी को आप क्या बोलते हो? मोमेंटम बोलते हो, ठीक है। ये m इंटू वी को क्या बोलते हो? आप मोमेंटम बोलते हो। भले ही वो स्ट्रेंथ है, बट इट्स ओके। डिफाइन आप इस तरह करोगे, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी को आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसे आप क्या बोलोगे? मोमेंटम बोलोगे। क्या बोलोगे? मोमेंटम। तो डेफिनेशन बनता है, मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी जो है, क्योंकि वो मोशन में है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे? मोमेंटम बोलोगे, ठीक है। ये जो मोमेंटम है इसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो पता है? आप मोमेंटम को रिप्रेजेंट करोगे विथ लेटर P। ये जो आपको कैपिटल P दिख रहा है ना, इस कैपिटल P से आप मोमेंटम को रिप्रेजेंट करोगे। जैसे वेलोसिटी को आप स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट को आप स्मॉल s से डिनोट करते हो, जिस तरह एक्सेलरेशन को आप स्मॉल a से डिनोट करते हो, जैसे फोर्स को आप कैपिटल F से डिनोट करते हो, सेम उसी तरह मोमेंटम को आप कैपिटल P से डिनोट करोगे। क्लियर रहेगा? ओके। ये जो मोमेंटम है इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? आओ मैं बताता हूँ। इस मोमेंटम का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अरे तो बहुत सिंपल था, मैंने यही तो बताया ना आपको डेफिनेशन में कि मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी है। तो जो मोमेंटम है P, वो किसके इक्वल होगा? m इंटू वी के इक्वल होगा, है ना। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़िया। क्या आपको पता है इसका यूनिट क्या होगा? हाँ, तो याद रखना, ये जो मोमेंटम है इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। आप सोचोगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, राइट। अब m यानी कि मास, और मास का ऐसा यूनिट होता है kg, है ना, इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है उसका ऐसा यूनिट क्या बन गया? kg मीटर पर सेकेंड। क्या बन गया? kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आप यहाँ पर सीजीएस यूनिट निकालना चाहते हो तो सीजीएस यूनिट भी मिल सकता है आपको। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये मास के जगह पे उसका मास का सीजीएस यूनिट यानी कि ग्राम पुट करना है, और वेलोसिटी के जगह पे उसका सीजीएस यूनिट, वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको मिल गया मोमेंटम का सीजीएस यूनिट, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 9 नहीं, ये ग्राम है, ठीक है, ग्राम जी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा? पक्का? ओके। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो मोमेंटम है ये किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा?
देखो अगर आप इसके फॉर्मूले को देखोगे तो उसमें आपको मास दिख रहा है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इनटू वेलोसिटी दिख रहा है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, ये आपको सोचना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोमेंटम है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा, तो ये जो मोमेंटम है इसका डायरेक्शन ना वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। तो याद रखना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। तो आई होप आपको ये मोमेंटम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये मोमेंटम की सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग इन सारी चीजों को समझने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके।